हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बस 1 सेकंड लगेगा, एक बटन पर क्लिक करना है। कर दिया तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आईपीआर एक्ट होता क्या है? द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। इंटेलेक्चुअल से ही आपको पता चल रहा होगा, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस सेम सेम है ना। तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो भी पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक पे आ जाते हैं। ये एक्ट क्या कहता है? दिस एक्ट रेफर्स टू लीगल फ्रेमवर्क्स established by governments to protect and enforce the right of creators, innovators and business over their intellectual creations। ये एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ये एक ऐसा कानून है जो कि क्रिएटर्स, इनोवेटर्स के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनके आइडियाज को कोई और कॉपी ना कर ले, उनके द्वारा बनाई गई चीज को कोई कॉपी ना कर ले। होता क्या है कि किसी को भी पसंद नहीं आता कि भाई मैंने आइडिया निकाला, मेरा आइडिया जो है कोई और यूज कर रहा है। मैंने डिजाइन बनाया, मेरा डिजाइन जो है कोई और कॉपी कर रहा है। टार्जन द वंडर कार में हुआ था ना कि टार्जन बनाई तो अजय देवगन ने थी, लेकिन उससे उसका डिजाइन छीन लिया गया और अपने नाम से किसी और ने बेच लिया। तो हालांकि वहां पे केस नहीं किया हुआ था, बट एक एग्जाम्पल था ये। फिर इस आईपीआर लॉ का काम क्या होता है? ये कहता है वाइटल टू फोस्टर इनोवेशन, कि ज्यादा से ज्यादा जो है इनोवेशन बढ़नी चाहिए, लोग नए नए तरक्की करें, आइडियाज निकाले, नए नए सोल्यूशंस निकाले चीजों के। इंश्योर फेयर कंपटीशन, लोगों के बीच में जो है ना ग्रीवेंसेस ना हो, सब अपने अच्छे से काम करे, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे। और प्रोवाइड क्रिएटर्स विद रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और क्रिएटर्स को रिकॉग्निशन मिले, उनको उनका भी नाम हो। जैसे बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं ना, डाविंसी, ये सब, और पिकासो, और जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल में आती है? क्या हमारा घर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? सो गाइस नहीं, मैंने यहाँ पे बोला था ना माइंड से रिलेटेड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द माइंड। जो हमारे माइंड की क्रिएशंस होती है ना, जो हमारे आइडियाज होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि इन्वेंशन में आता है, कोई नया प्रोडक्ट हमने बनाया है, अब हमने खुद अपने माइंड से सोच करके बनाया है ना। प्रोसेस, किसी काम को करने का हमने कोई नया तरीका निकाला, या फिर हमने कोई नई नई टेक्नोलॉजीज निकाली, वो हमारा उसपे कॉपीराइट होता है। उसपे हमारा एक सोल, हम जो है राइट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, पहले हम कार्बन पेपर से, वो नीले रंग का एक पेपर आता था, उससे छपाई करके कॉपीज बनाते थे। फिर हम लोग टाइपराइटर्स यूज करने लगे प्रिंट के लिए। फिर उसके बाद हमारे जो है स्कैनर्स आ गए, प्रिंटर्स आ गए, और अब तो एक ट्यूबलाइट जितने छोटे छोटे स्कैनर्स भी चल गए हैं, जो आप चाहे तो घर पे बैठ करके बच्चे भी स्कैन कर सकते हैं और हथखत प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज ही तो है। फिर आता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। बुक्स पे हमारा कॉपीराइट होता है, जैसे कि कार्ल पियर्सन की बुक्स होती हैं, उनका होता है ना फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। तो जो फर्स्ट एडिशन होता है वो बहुत महंगा होता है, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल है। फिर आते हैं म्यूजिक। म्यूजिक पे भी अपना एक कॉपीराइट होता है। इसका भी एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हमारी एक गुजरात की सिंगर है फागुनी पाठक, तो उनका एक सॉन्ग था पायल है छनकाई करके, सबने सुना होगा, शादियों में बहुत फेमस है ये सॉन्ग। तो उस सॉन्ग का नेहा कक्कड़ ने रीमेक भी किया था, तो उसके ऊपर फागुनी पाठक ने केस डाल दिया था कि मुझे इस सॉन्ग का क्रेडिट नहीं मिला और मेरे सॉन्ग को इन लोगों ने बेकार कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूजिक तक पे भी हम यूज नहीं कर सकते। रीमेक बनता है तो परमिशन से बनेगा ओरिजिनल वाले के। ठीक है, आपको अधिकार खरीदने होंगे, राइट्स खरीदने होंगे। फिर पेंटिंग्स और फिल्म्स के बारे में तो हम जानते हैं। फिर आते हैं डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, आर्टिस्टिक डिजाइन, पैटर्न्स भी आप अपने जो है पर्सनल सेपरेट कर सकते हो। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जब तक आप चाहेंगे नहीं उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। सिंबल, नेम एंड इमेजेस में आते हैं हमारे कंपनी के ट्रेडमार्क, कंपनी के लोगो, कंपनी का ब्रांड। अब देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एडिडास है उसने जो है अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ है। अब एडिडास तो एडिडास है, बाकी एबिबास भी हो सकता है, एबिडास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एडिडास नहीं होगा। और तो और चाहे उसके लोगो में कुछ भी ऊपर नीचे हो, लेकिन सेम लोगो हम लोकल ब्रांड पे नहीं छाप सकते। क्यों? क्योंकि आपको केस हो सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। फिर आता है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस चीज के बारे में बात करते हैं इस एक्ट में। सबसे पहला ट्रेडमार्क, फिर कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब इस सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं कि होते क्या है। पेटेंट क्या होता है? प्रोटेक्ट इन्वेंशन बाय ग्रांटिंग द इनोवेटर एक्सक्लूसिव राइट टू यूज, सेल एंड लाइसेंस द इनोवेशन फॉर अ सेट ऑफ पीरियड। पेटेंट के अंदर एक ऐसी इनोवेशन होती है जो कि हम इन्वेंटर को राइट दे देते हैं कि आप ही इसे इस्तेमाल करो, आप चाहो तो इसे किसी को भी बेचो, और आप चाहे तो इसका आपको एक लाइसेंस मिल रहा है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, कि आप इसके ओनर हो इतने समय के लिए। और ये जो टाइम होता है कितने सालों का होता है? ये आमतौर पर 20 सालों का होता है, जब जब से हमें वो लाइसेंस मिला है। क्राइटेरिया क्या होता है कि जो इनोवेशन है वो नोवल होनी चाहिए। नोबल मतलब बहुत बड़ी इनोवेशन होनी चाहिए।
और नॉन ऑब्वियस, कोई फालतू का काम नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को लेना देना ही नहीं है, और वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल है जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में सपोज हमने किसी चीज की दवाई निकाली है, कोविड की सपोज हमने दवाई निकाली थी, तो उसका पेटेंट होता है ना, कोविशील्ड का अलग पेटेंट राइट था इंडिया के पास, ठीक है, और कोवैक्सीन का अलग पेटेंट था। तो इस तरीके से इनके फार्मास्यूटिकल्स के पेटेंट राइट होते हैं, मशीन्स के पेटेंट राइट होते हैं, सॉफ्टवेयर की जो एल्गोरिदम होती है, गूगल की जो एल्गोरिदम है, पेंगुइन है, बेटा है, इनके एल्गोरिदम सीक्रेट एल्गोरिदम्स है, इन्होंने इतने अच्छे पेटेंट राइट्स लिए हुए हैं, इनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, कॉपी करना तो बहुत दूर की बात है। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो होता है मेनली हमारा लिटरेरी आर्टिस्टिक आइटम्स के लिए होता है, ग्रांट्स क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक म्यूजिकल और सिनेमैटिक वर्क एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले देयर वर्क। कॉपीराइट क्या होता है, हम लिटरेरी आर्टिस्टिक आइटम्स को अधिकार दे देते हैं कि आप चाहे तो इसे दोबारा बनाएं, आप चाहे तो इसे किसी को भी दें, या आप चाहे तो ही इसको दूसरों को दिखाएं, डिस्प्ले देयर वर्क, ठीक है। जैसे कि सिंगर होता है, लाइक अब हम एपी ढिल्लों की बात कर लेते हैं, हनी सिंह की बात कर लेते हैं, या फिर आजकल हमारा दिलजीत बड़ा फेमस है, वो चाहे तो कॉन्सर्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो अपने सॉन्ग्स जो है कहीं पर भी बैठ करके गा सकते हैं, उनको रीमेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक कोई भी उनका सॉन्ग कॉपी नहीं करेगा जब तक वो अपने कॉपीराइट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री ना हो जाए। और इनका ड्यूरेशन कब तक का होता है, इनका ड्यूरेशन क्रिएटर की लाइफ टाइम से 50 से 70 साल तक का होता है। जनरली लास्ट द लाइफ टाइम ऑफ द क्रिएटर प्लस 50 to 70 years डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन, कि या तो जब तक वो बंदा जिंदा है तब तक का लाइफ टाइम होगा उसका, या फिर 50 से लेकर 70 साल तक। एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बुक्स होगी, म्यूजिक एल्बम्स होगी, म्यूजिक सॉन्ग सॉफ्टवेयर कोर्सेज के बारे में पहले बता चुके, तो एग्जाम्पल रिपीट नहीं करेंगे, इट विल वेस्ट आवर टाइम। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। क्या होता है ट्रेडमार्क, हमारे प्रोटेक्टेड सिंबल्स होते हैं, कोई कंपनी का नाम हो सकता है, कोई स्लोगन मतलब नारा हो सकता है, या फिर कोई डिजाइन हो सकता है जो कि हमारे सामान या फिर सर्विसेज को अलग बनाता है, उसका डिस्टिंग्विश करता है। इसकी ड्यूरेशन का हो सकते हैं रिन्यूएबल आइडेंटिफाई इंडेफिनेटली एवरी 10 years, हम इसको हर 10 साल में रिन्यू करवा सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नाइकी का जो सूश का लोगो है, कोको कोला की बोतल का जो शेप है वो भी ट्रेडमार्क्ड है, कोई और कंपनी उसकी कॉपी नहीं कर सकती है। और एप्पल का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एप्पल का जो आधा खाया हुआ सेब है ना, बाइट लिया हुआ, वो ब्रांड का नाम और उसका लोगो ट्रेडमार्क्ड है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। फिर आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, अपना बिजनेस का एक तरीका होता है कि प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। हमारे बिजनेस का एक हमेशा एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है कि इस वजह से हम जो है सबसे ज्यादा मार्केट में बेचे जा रहे हैं। जैसे कि मैगी है, इंडिया में जितनी कंजप्शन मैगी की है उतनी किसी भी नूडल ब्रांड की नहीं है। बहुत सारी नूडल ब्रांड है, रेमन है, yippee है और बहुत सारी लोकल ब्रांड्स, लेकिन मैगी इज अब फर्स्ट प्रायोरिटी। इतनी प्रायोरिटी हम उसे देते हैं कि नूडल्स तो बोलते ही है, उसे बोलते ही मैगी है, तो वो ट्रेड सीक्रेट है उसका, किसी को नहीं पता कि मैगी के मसाला में क्या है, मैगी कैसे बनाई जाती है। अगर ऐसा होता, ट्रेड सीक्रेट ना रखता वो अपनी रेसिपी को, तो कोई भी कंपनी कॉपी कर लेती, उसका लिए कंपटीशन आ जाता। तो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है पोटेंशियली इंडेफिनाइट एज लॉन्ग एज द इन्फॉर्मेशन रिमेन सीक्रेट। जब तक की हमारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है तब तक उसका ट्रेड सीक्रेट बना रहेगा। अब जब तक मैगी बताएगी नहीं कि मैंने उसमें क्या क्या डाल रखा है, कैसे पता चलेगा। एग्जाम्पल कोको कोला की रेसिपी, गूगल का सर्च एल्गोरिथम कोई नहीं पता लगा पाया कि कैसे कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखती है, कैसे नीचे दिखती है, वो नहीं समझ पाते। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब होता है प्रोटेक्ट द एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अवर ऑब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है, वो कैसे बना है, उसकी बनावट, ठीक है, वो हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन है। जैसे कि कार्स के डिजाइन होते हैं, हमारी ज्वेलरी होती है, तनिष्क वगैरह होता है, पीपी ज्वेलर्स हैं, ये सब अपना जो ज्वेलरी का डिजाइन है वो पेटेंट करा के रखते हैं, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, जनरली 15 साल तक इसकी ड्यूरेशन होती है। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इस एक्ट की, इनकरेज इनोवेशन। ये एक्ट एक इन्वेंटर को प्रोटेक्ट करता है और उनको बताता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन कीजिए, नाम आपका ही होगा, चिंता मत कीजिए, आपके किए हुए काम का जो फल है वो किसी और को नहीं मिलेगा। प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेंशंस होंगे हमारा काम जो है उतना ज्यादा अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी और काउंटरफिट गुड्स को प्रिवेंट करता है। फिर आती है काउंटरफिट होते हैं नकली। एनहेंस ग्लोबल ट्रेड, ये फैसिलिटेट कराता है लाइसेंसिंग और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है।
फिर आईपीआर इन इंडिया, इंडिया में आईपीआर एक्ट के अंदर क्या क्या आता है? कॉपीराइट एक्ट आता है 1957 जो कि लिटरेरी आइटम से रिलेटेड है। पेटेंट एक्ट आता है 1970 जिसको कि 2005 में बदलाव किए गए थे, वो हमारे पेटेंट राइट देता है। और ट्रेडमार्क एक्ट आता है 1999। इन तीनों एक्ट की अलग अलग वीडियो है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर पढ़ लेना अगर आप आईपीआर एक्ट पढ़ रहे हो तो। चैलेंजेस इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आए थे? काउंटरफिटिंग एंड पायरेसी। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में हर चीज की कॉपी आपको मिल जाएगी, हर चीज की कॉपी। फेक गुड्स और अनऑथराइज्ड कॉपीज जो होती है आईपीआर प्रोटेक्शन के अंडरमाइन में आती है। ये बहुत मुश्किल था उनके लिए रोकना, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे बिजनेसमैन को, इंडिविजुअल्स को आईपीआर के बेनिफिट्स और उनके प्रोसीजर्स के बारे में पता ही नहीं है, वो अपने ब्रांड को जो है रजिस्टर ही नहीं करवाते, इसलिए उनका आइडिया जो है कॉपी भी हो जाता है कई बार। हाई कॉस्ट, आईपीआर को रजिस्टर करवाना बहुत महंगा होता है, तो हर कोई इसको रजिस्टर नहीं करवाता। वो ये झेल लेंगे कि आपके जैसा सामान, आपका नाम कोई और यूज कर ले, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करवाते। ग्लोबल डिस्पैरिटीज, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सबके लिए को जो है इन्फोर्समेंट अलग अलग होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमने कोई अपना रजिस्टर करवा दे तो पूरी दुनिया में उसे कोई कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।